तो हम शायद एक समाज की तरह इसमें फेल हो रहा है। हम गलत के खिलाफ आवाज़ें कम सुनाई देती हैं बनिस्बत की गलत लोगों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। ये अगर आप हिंदुज़म या फिर सोसाइटी को देखेंगी तो हमारे सोसाइटी में सबसे पिक्यूलियर एलिमेंट तो कास्ट ही है ना। नहीं, एक्चुअली सुदर्शन तो मैं बता दूं, मैं देखता नहीं हूँ कभी, मतलब समय की उतनी बर्बादी नहीं करता। मतलब कुछ टारगेट लिस्ट है जिनको मैं अपने लिस्ट से बाहर रखता हूँ क्योंकि मूलतः समय की बर्बादी है। ज्ञान व्यापी विवाद मामला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल जिन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी फेसबुक पे, उसके बाद एक विवाद शुरू हुआ और उनको जो है कल रात को ही उनको ले जाया गया, थाने ले जाया गया और आज उनकी पेशी थी। तो हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रतन लाल के, तो उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला था और आगे वहाँ सुनवाई में क्या हुआ, क्या बहस हुई। सर, क्या हुआ था, मतलब क्योंकि आप अंदर थे तो क्या जो है पूरा जजमेंट निकला, क्या सारी चीज़ें हुई? देखिए, ये सारा जो है ये 16 तारीख से शुरू हुआ जब रतनलाल ने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने वो ललन टॉप की कोई स्टोरी थी, उस पर ज्ञान व्यापी का कोई स्ट्रक्चर था, उस पर उन्होंने कोई पोस्ट किया। अब उस पोस्ट से लेके लोग को ऑब्जेक्शन हुई, अलग अलग लोग जगहों से साइबर सेल में कंप्लेन करने लगे। तो उस पर एक एफआईआर करी पुलिस ने। हमें ये पता था 16 तारीख को कि एफआईआर हो चुकी है। उसमें आपको नोटिस इशू करना होता है पहले, ये गाइडलाइंस है। आप अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है पुलिस तो उसमें प्रोविजन से डिपार्टमेंटल उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, उस पर इंक्वायरी भी हो सकती है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। लेकिन इन सब हम तो कानूनी तौर से चल रहे थे कि हमें नोटिस आएगा, हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों वो लिखा, वो पोस्ट का क्या मतलब था। लेकिन इसको पूरी तरह ओवरलुक करते हुए, इस पूरे एक्सरसाइज को ना करते हुए पुलिस कल शाम को यहाँ पे आई और रतनलाल सर को यहाँ से बोली कि आप इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करना चाहते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन चेक करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप डीसीपी से आके मिल लें पुलिस कार्यालय में। और इस प्रिटेक्स्ट पे उनको थाने ले गए वो लोग। और वहाँ ले जाने के बाद उन लोगों ने 2 घंटे बैठाने के बाद, जहाँ की बहुत कोई पूछताछ नहीं हुई, नॉर्मल कर्टसी कॉल किया उन्होंने और फिर बोला कि डीसीपी तो नहीं आ पाएंगे लेकिन आपके सुरक्षा कारणों के चलते, जो कि ऑलमोस्ट एक बहाना था कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने कंटेस्ट किया कि नहीं, आप अरनेश कुमार को फॉलो कीजिए, एट मैक्स आप हमें एक नोटिस इशू कर सकते हैं, आप नोटिस इशू कीजिए, हम क्लेरिफिकेशन देंगे। उसके बाद आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा तो आप उसके बाद की प्रोविज़न उस जो सेक्शन 41A में है सीआरपीसी में, आप उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन हुआ, हमारे लाख कहने के बाद भी उन्होंने सर को अरेस्ट कर लिया रात में ही। और रात में अरेस्ट करने के बाद आज हमने दिन में कोर्ट में सीएमएम के पास बेल मूव करी और बेल में भी पुलिस यही आई कि ये पोस्ट इन्होंने किया था और सब्सिक्वेंट टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट इन्होंने और भी वीडियोस बनाई जिसमें इन्होंने उस पर्टिकुलर जो पोस्ट किया था उसको जस्टिफाई किया और बोला कि ये ऐसा ऑफेंस है कि आप सीरियल ऑफेंस कर रहे हैं और इसमें सोसाइटी की पीस को, ट्रैंक्विलिटी को खतरा हो सकता है। सो ऑन दैट प्रिटेक्स्ट हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं 14 दिन की। हम मांग रहे हैं जुडिशियल कस्टडी। तो फिर हमारे पक्ष से आर्गूमेंट हुआ कि अरनेश कुमार को फॉलो नहीं किया गया और उन्होंने एक जजमेंट कोर्ट किया जिसमें एक स्मगलर का रेफरेंस उन्होंने दिया जो कि एक बेल प्रोसीडिंग्स में था। बेल प्रोसीडिंग्स का कोई भी ऑब्जर्वेशन वो जजमेंट नहीं माना जाता। और इस आर्गूमेंट पे फिर हमें बेंच ने सुना और एक्सटेंसिवली सुना और हमारे दलीलों को माना और मानने के बाद हमें बेल ग्रांट किया। तो हमने यही कहा कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, हमें नोटिस सर्व नहीं हुआ और प्राइमा फेसाई जो एफआईआर है उससे ये ऑफेंस भी निकल के नहीं आ रहा है कि 153 है। हमने ये कोर्ट को बोला ये बात। अब आगे की प्रोसीडिंग्स में पता चलेगी कि हम इसको क्वैश कराएंगे या फिर अपना केस लड़ेंगे। लेकिन अभी फॉर नाउ इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश कि सर पे ऐसे कोर्ट ने अपना विश्वास जताया और सर की आज़ादी को, लिबर्टी को मेंटेन रखा है। अच्छा, कोर्ट में ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग दलीलें हुई जो मतलब पूरे इस केस पे मोटा जो दलीलें? हाँ, हमारा 3 डिफेंस था। पहला तो कि अरनेश कुमार को फॉलो किया जाए। अरनेश कुमार राइट टू लिबर्टी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत एम्फेसाइज़ किया है कि हमें इसको मेंटेन करना चाहिए क्योंकि किसी भी सिटीजन की लिबर्टी एट मोस्ट प्रायोरिटी की है। फिर दूसरा हमारा ये था कि रतनलाल सर एक रेनाउंड हिस्टोरियन है, एकेडमिशियन है इस देश के, और अगर वो विचार और चिंता में कोई बात रखते हैं तो उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि उनको वो
अनड्यू क्रेडिट ना देते हुए वो जो किसी हिस्टोरियन को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अंबेडकर पे उनकी स्टैंडिंग है देश में, उन्होंने इतना एक्सटेंसिवली लिखा है, पढ़ा है, तो इसको भी हमने प्ले किया जज बेंच के सामने कि आप इसको कंसिडर करें कि ही होल्ड्स दैट अथॉरिटी कि इस पे वो अपने बयान दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, और इसको हमें लगता है कि कोर्ट ने एक्नॉलेज किया और ये बहुत बड़ा ग्राउंड बना हमारे बेल का। और तीसरा चीज़ ये था कि ये एक तरह से मजलिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वॉइसेस है कि आप जो भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस, जो फ्री थिंकर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई भी अलग नई बात बोलेंगी, जैसे प्राचीन काल में गैलीलियो के साथ हुआ कि उसने बोला कि सूरज के आस अराउंड पृथ्वी घूमती है, तो उसको अंधा कर दिया गया और उसकी जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स थी, उसकी लाइब्रेरी थी, उसको जला दिया गया। तो वो नहीं होना चाहिए आज के मॉडर्न टाइम्स में। अगर कोई थिंकर, कोई एकेडमिशियन है, वो जब तक अपने विचारों को प्रकट नहीं, सही गलत वो रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन उसको इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए ना कि वो एक चिंतक है तो अपनी चिंताएं, अपने विचार बाहर रख सके। हमने ये पेश किया ये दलील और हमें बेल मिला, तो हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने इसको रिस्पेक्ट दी, इस चीज़ को, और एक्नॉलेज किया इस पर्टिकुलर चीज़ को। अच्छा, कई सारे लोग और भी लोग हैं, जैसे आप सुदर्शन देखते हैं या दूसरी मीडिया भी हैं, तो वो भी कई सारे आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल ने अगर एक ट्वीट किया, मतलब एक फेसबुक एक पोस्ट लिखा, उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है, तो क्या उधर काउंटर नहीं हो सकता इस तरह? नहीं, एक्चुअली सुदर्शन तो मैं बता दूं, मैं देखता नहीं हूँ कभी, मतलब समय की उतनी बर्बादी नहीं करता। मतलब कुछ टारगेट लिस्ट है जिनको मैं अपने लिस्ट से बाहर रखता हूँ, क्योंकि मूलतः समय की बर्बादी है। लेकिन फिर भी इतना कोलाहल है, सांप्रदायिक कोलाहल है कि वो कहीं ना कहीं किसी फेसबुक वॉल पे कहीं ना कहीं से दिख ही जाता है। तो हमारा ये कहना है ना कि हमारे जो समाज की ऐसी बनावट है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कामकाजू लोग हैं, जो इस अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, वो तो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं, वो तो पीस लविंग लोग हैं ना, उनको वो इतना एफर्ट नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रा माइल नहीं लेंगे। आप देखिए, मतलब हम क्रांति की बात करते हैं कि किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो हम शायद एक समाज की तरह इसमें फेल हो रहा है। हम गलत के खिलाफ आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, बनिस्बत की गलत लोगों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। जैसे आप कम्युनल कॉन्ड्रम डीन ये बहुत ज़्यादा सुनेंगे आप कि जो कम्युनल मेंटालिटी है वो न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सोशल मीडिया में बहुत दिखाई देगा। लेकिन लिबरल वॉइसेस या कोई फेसबुक पोस्ट हो जिस पे कोई साइंटिफिक थिंकिंग की बात, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो रहा है, उस पे व्यूज़ और लाइक कम होंगे आपके, लेकिन इन तरह की चीज़ों पे, कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कास्ट भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, कास्ट भी एक फैक्टर है। अब हिंदुस्तानी समाज को आप अगर पढ़ेंगी, समझेंगी, तो कास्ट तो सबसे डोमिनेंट फैक्टर है ना। ये अगर आप हिंदुज़म या फिर सोसाइटी को देखेंगी तो हमारे सोसाइटी में सबसे पिक्यूलियर एलिमेंट तो कास्ट ही है ना। कास्ट बेस्ड हेजिमनी, मतलब किसी आप कास्ट में आपका जन्म हो गया जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस हेजमनी के हिसाब से आप ऊंच हो गए, आपको एक अथॉरिटी मिल गई। जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर कुछ कास्ट के लोग होंगे, वो 4 लोग भी होंगे, वो 100 लोग को एम्पावर करेंगे, 100 लोगों को बोलने नहीं देंगे। और इसको बहुत बारीकी से देखना है तो मैं तो कहूँगा कास्ट से भी एक जेंडर का आप देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन होता है। भीड़ से कुछ नहीं होता है, पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता है। हमारे घर में महिलाएं भले 10 हों, लेकिन पुरुषों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। इनफैक्ट इस लेवल का एट्रोसिटी है, इस लेवल का ब्रेन वॉश है कि पुरुषों की आवाज़ ही महिलाओं के मुंह से भी सुनाई देता है। हाँ, डोमिनेंट आवाज़ फैक्टर्स ज़्यादा सुनाई देता है। तो हमारे सोसाइटी में भी वही है। मतलब मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बीइंग इन द सोसाइटी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो डोमिनेंट फैक्टर है, जो लोग बोलते ज़्यादा हैं, समझते कम है, तो वो रिक्शा पे बैठेंगे, रिक्शा वालों को उनको कोई बात बोलते सुनेगा तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में सोच लेगा कि यही सच है, यही सच्चाई है। वो भी अपना दिमाग, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स यहाँ नहीं आते हैं। उसको लगता है कि नहीं, इनका देखा देखी मैं करूँ और यही सही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। प्रोफेसर रतनलाल जब बाहर आ गए हैं तो उनको क्या हिदायत दी गई है, क्या पूरा जो उनको बोला गया है कि आपको ये नहीं करना है, क्या सारी चीज़ें? देखिए, हिदायत एज सच नहीं होता है, लेकिन वो अभी केस चल रहा है, सब जुडिस है, तो उस केस पे किसी तरह का असर नहीं पड़े, तो इसलिए ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। कोर्ट गाइडलाइंस देती हैं बेल के साथ, जैसे बेल बॉन्ड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बेल बॉन्ड कोई कॉम्पनसेशन है, कोई फाइन है। नहीं, बेल बॉन्ड फाइन नहीं होता, इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि आप हर डेट पे आएंगे। तो कब तक के लिए जमानत है?
जमानत तो अब रहेगी जब तक इसको चैलेंज नहीं की जाए, जब तक कोर्ट को लगे कि सर की, और इसमें तो देखिए हमारा ये भी ग्राउंड था कि सर की बेल को कोई अपोज ना करे, इसमें ये भी ग्राउंड था कि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की मांग रहे थे। तो जो एविडेंसेस है वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है जो पुलिस के पास ऑलरेडी है, तो उसमें छेड़खानी हो ही नहीं सकती है। वंस ए डाटा ऑब्जर्व ऑन एनी डिवाइस कैन नॉट बी डिलीटेड, वो रिकवर हो जाती है। दूसरा, इसमें विटनेसेस कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका विटनेस करना है, तो सर किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशियल कस्टडी वैसे भी मतलब लीगल वो स्केल पे फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये भी हमारा ग्राउंड था कि इनकी जुडिशियल कस्टडी की जो डिमांड है उसको ग्रांट ना करे कोर्ट। तो ये चीज़ जो आप बोल रही हैं कि मतलब बेल में क्या पक्ष थे या रतन लाल सर का इसमें क्यों क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जो मैटर सब जुडिस होता है तो जो उसका जो लोग होते हैं उसमें वो उस पर परहेज करते हैं, और कोर्ट चाहती है कि एक पब्लिक मतलब ट्रायल ना हो, कोर्ट ट्रायल हो, लीगल ट्रायल। इस प्रोसेस में एक ये भी है क्योंकि वो अपना अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो क्या वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं? प्रोफेसर हैं तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कोर्स जिस पे ये विवाद हुआ है, इसको छोड़ के वो कर सकते हैं अपना, हाँ सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। सर नाम जानना चाहूँगा? मुकेश हुआ मेरा नाम। थैंक यू। हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल के जो वकील थे वो थे, और उन्होंने पूरा बताया कि क्या इसमें हो सकता है और आगे क्या करना होगा। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।